हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम प्रतिदिन राजस्थान जीके के उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं जो पुराने पेपरों में आ रखे हैं। और अभी जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं राजस्थान जीके के, ये अभी आपके हाल ही एग्जाम जो हुए 2025 के अंदर उन एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्योंकि आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो रिट मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो वीडियो का एग्जाम हो, चाहे आपके वो सीटी के एग्जाम हो, चाहे आपके लेब असिस्टेंट के एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं एक एक प्रश्न के बारे में। ध्यान दीजिए क्या क्या पूछा जा रहा है। लीजिए आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 56 मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस बेसिन से संबंधित है। 56 का मैदान देखिए, एक तो होता है आपके 56 की पहाड़ियां। ये भी क्वेश्चन आया है कई बार। तो आप कहेंगे सर 56 की जो पहाड़ियां विस्तृत है वो जिला है आपके बाड़मेर व जालोर, याद रखेंगे। 33 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। और वैसे आप सब जानते हैं कि 56 की पहाड़ियां जो है वो है सिवाना से लेकर बालोतरा। सिवाना से बालोतरा तक 56 गुम्बदाकार जो पहाड़ियां हैं, कौन सी 56 गुम्बदाकार जो पहाड़ियां हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, याद रखिएगा 56 की पहाड़ियां। उसी प्रकार यहां पर है आपके 56 का मैदान। आप कहेंगे सर 56 का मैदान जो विस्तृत है, याद रखिएगा सबसे पहले तो ये माही नदी जो है, माही नदी का मध्यवर्ती भाग है। माही नदी का पूछा जाता है वन लाइनर, माही नदी का मध्यवर्ती भाग क्या कहलाता है। तो आप कहेंगे सर 56 का मैदान। और 56 का मैदान जो है वो कहाँ कहाँ विस्तृत है, तो याद रखिएगा 56 का मैदान विस्तृत है आपके प्रतापगढ़, याद रखिएगा बांसवाड़ा, याद रखिएगा डूंगरपुर, याद रखिएगा उदयपुर। आप कहेंगे सर इतने जिलों में, बिल्कुल। किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था जहां पर इस प्रकार से ऑप्शन में था कि 56 का मैदान निम्न में से कहां कहां विस्तृत है। तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और याद रखिएगा उदयपुर जो जिले हैं यहां पर विस्तृत है आपके क्या, याद रखिएगा 56 का मैदान। और ये माही नदी का क्या है, मध्यवर्ती भाग। तो ये किसका हिस्सा हो गया, माही बेसिन का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। लीजिए आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने यही है। पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी कोटा, बूंदी और झालावाड़, आप कहेंगे ये एरिया जो है इसे आप कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र। और राजस्थान के अंदर ये जो हाड़ौती क्षेत्र है ये कौन से, तो आप कहेंगे सर दक्षिण पूर्वी भाग में है। और दक्षिण पूर्वी भाग में किस प्रकार की मिट्टी विस्तृत है, तो आप कहेंगे सर वो है काली मिट्टी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज ए करेक्ट आंसर। काली मिट्टी जिसे आप याद रखिएगा कहते हैं श्वेते जुतई वाली मिट्टी, श्वेते जुतई वाली मिट्टी। और याद रखिएगा इसी मिट्टी को आप कहते हैं रेगूर मिट्टी। क्या कहते हैं, रेगूर मिट्टी। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके सामने, सी इज करेक्ट आंसर, काली मिट्टी। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है, मैथ क्या आ गई, हिंदी क्या आ गई, ये लीजिए यहां से है अगला क्वेश्चन। देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है आपके सामने कि 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 आप समझ गए कि सर राजस्थान का जो एकीकरण है उसका दूसरा चरण है ये। और दूसरा चरण जो है उसका नाम है आपके पूर्व राजस्थान संघ।
क्या नाम है? पूर्वी राजस्थान संघ। और ये जो पूर्वी राजस्थान संघ है के प्रधानमंत्री कौन बने थे, ये आपसे पूछा जा रहा है कि 25 मार्च 1948 को घटित राजस्थान एकीकरण का जो दूसरा चरण है, इस दूसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री, शोभाराम कुमावत, गोकुलाल असावा या माणिक्यलाल वर्मा? आप कहेंगे सर दूसरे चरण के पूर्वी राजस्थान संघ के जो प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम है गोकुलाल असावा। याद रखिएगा। एक बात आप पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान के जो गांधी हैं, पूछा जाता है राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो है गोकुल भाई भट्ट। कौन है? गोकुल भाई भट्ट। और गोकुल भाई भट्ट का संबंध जो है वो है हातल गांव से, और ये आता है माउंट आबू शिरोई में। इनकी वजह से ही माउंट आबू का जो विलय है वो राजस्थान में हो पाया था। तो ये गोकुल भाई भट्ट है, ये गोकुलाल असावा है। याद रखेंगे, ये हमारे राजस्थान के गांधी हैं। राजस्थान का गांधी पूछा जाए तो गोकुल भाई भट्ट है। मेवाड़ का गांधी पूछा जाए तो माणिक्यलाल वर्मा है। वागड़ का गांधी पूछा जाए तो भोगीलाल पांडे हैं। और एक बार पटवार के अंदर पूछ लिया था चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं, तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से राजस्थान से कौन भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे? देखिए, राजस्थान की बात हम करते हैं तो आज तक राजस्थान से दो ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जो भारत के क्या बने हैं? उपराष्ट्रपति। कौन कौन बने? एक तो बने हैं भैरू सिंह जी शेखावत, जिन्हें बाबूसा के नाम से जानते हैं, और दूसरे बने हैं जगदीप जी धनखड़। याद रखिएगा। लेकिन हमारे राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान के सीएम भी रहे और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, याद रखिएगा कौन है? भैरू सिंह शेखावत। तो ये 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे, जबकि जगदीप जी जो धनखड़ हैं ये 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। ठीक है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी। आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नागरचोल किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? देखिए, राजस्थान के अंदर जब हम बोलियों की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से जो बोलियां हैं वो तो है आपके सामने राजस्थान के अंदर कितनी, तो आप कहेंगे सर वो तो ये रही टोटल। एक तो है आपके कौन सी? आप कहेंगे सर मारवाड़ी। ठीक है। एक कौन सी है आपके? तो आप कहेंगे सर वागड़ी। एक यहाँ पर है आपके कौन सी? मालवी। एक है आपके कौन सी? ढूंढाड़ी। और एक है आपके कौन सी? मेवाती। तो पूछा जा रहा है कि ये जो नागरचोल है ये किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है, इनमें से किसकी उपबोली है? तो आप कहेंगे सर देखिए नागरचोल, राजावटी, चौरासी, तोरावटी, ये जो सारी आपके सामने, चाहे वो आपके हाड़ोती, ये जो आपके सामने सारी उपबोलियां हैं, ये किसकी उपबोलियां हैं? तो याद रखिएगा ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। चौरासी, नागरचोल, राजावटी, तोरावटी, हाड़ोती, ये सारी जिसकी उपबोलियां हैं वह है ढूंढाड़ी की। याद रखिएगा किसकी है? ढूंढाड़ी की। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके सामने डी इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मोतीलाल जो मेनेरिया है के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें राजा की महानता, उसकी विजय, उसके युद्ध और उसकी वीरता का वर्णन मिलता है, उसे आप क्या कहते हैं? यानी ऐसा कौन सा काव्य ग्रंथ है जिसमें राजा की महानता भी है, उसके विजयों का उल्लेख भी है, युद्ध भी है, वीरता का वर्णन है? रासो है, वेली है, वचनिका है या जमाल है? तो आप कहेंगे सर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा रासो। जैसे आप प्रसिद्ध एक रासो पढ़ते ही हैं, कौन सा? वो है पृथ्वीराज रासो।
जहां पर पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप उनकी वीरता, आप उनके युद्धों का उल्लेख पढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सर चंद, जिसको पूर्ण किसने किया था? चंद्र के पुत्र ने, जिसका नाम था जलहण। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो पूछा गया कि वे कौन सा काव्य ग्रंथ है जिसमें राजा की महानता, विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन है, वो है आपके सामने रासो। जैसे एक नाम और भी सुनते हैं आप, ये भी बहुत प्रसिद्ध रहा है, बिसल देव रासो। और ये जो बिसल देव रासो है, याद रखिएगा, इस बिसल देव रासो के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा नरपति नाले। कौन है? नरपति नाले। एग्जामिनर के अंदर बार बार आया था बिसल देव रासो। 22-23 के एग्जाम के हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन था कि बिसल देव रासो किस प्रकार का काव्य है? तो याद रखिएगा प्रेम काव्य। ये किस प्रकार का रस पर आधारित है? तो याद रखिएगा श्रृंगार रस पर आधारित है। अच्छा, बिसल देव रासो के अंदर नायक के रूप में किसे दर्शाया गया है? तो याद रखिएगा विग्रह रहा चतुर्थ, इसे ही कहा गया है बिसल देव। और नायिका के रूप में किसे दर्शाया गया है? तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजमती। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है बिसल देव रासो। 22-23 के एग्जामों में लगभग हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन था, किस प्रकार का काव्य है, किस रस पर आधारित है। कभी पूछता है लेखक कौन है, कभी कह रहा है कौन से नायक और नायिका का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहां पर तो आपके सामने जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा रासो। आगे अगला है आपके सामने, लीजिए अगले दो क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गए हैं। क्या कह रहे हैं, आइए एक एक क्वेश्चन को जानते हैं। पूछा जा रहा है आपके सामने कि मालवी भाषा जो है को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? मालवी भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि है? हालांकि आप समझते ही हैं, पढ़ते भी हैं कि हमारे राजस्थान में मालवी बोली और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है उपबोलियों से। याद रखिएगा मालवी बोली की उपबोलियां कौन कौन सी है, यहां से क्वेश्चन आता है, जिसमें आप नाम सुनते हैं रागड़ी, नाम सुनते हैं निम्बाड़ी, नाम सुनते हैं पाटवी, नाम सुनते हैं रतलामी, नाम सुनते हैं उम्मटवाटी। निम्न में से दी गई बोलियां निम्न में से किसकी उपबोलियां हैं? याद रखिएगा मालवी की। लेकिन यहां पूछा जा रहा है मालवी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी लिपि का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए अगला पूछा जा रहा है आपसे कि श्रावण माह में तीज के अवसर पर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? पगड़ी की बात हो रही है यहां पर। तो आप पढ़ते हैं कि प्रतिष्ठा का सूचक, प्रतिष्ठा का सूचक जिस वेशभूषा को कहा जाता है वो है पगड़ी। याद रखिएगा पगड़ी, जिसे आप अलग अलग भाषा के अंदर कह सकते हैं। जैसे पगड़ी को आप पाग भी कहते हैं, इसे आप पोत्या भी कहते हैं, इसे आप साफा भी कहते हैं, इसे आप फेंटा के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि पगड़ी के सजाने के आभूषण कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। तो याद रखिएगा पगड़ी के जो आभूषण हैं उसमें देखिए सिरपेच है, मोड़ है, तूरा है, कलंगी है, ये सारे सारे जो हैं ये आपके क्या हैं? तो याद रखिएगा पगड़ी सजाने के आभूषण हैं। पूछा जा रहा है कि निम्न में से श्रावण माह में तीज के अवसर पर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? तो लहरिया। याद रखिएगा मोटड़ा जो है ये विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला सापा है। याद रखिएगा ये पहना जाता है विवाह के अवसर पर। और याद रखिएगा पूछा जाए दशहरे के अवसर पर निम्न में से किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है? तो याद रखिएगा मदिल।
ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि दशहरे के अवसर पर निम्न में से किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि नीचे सूचीबद्ध नामों में से कौन सा आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। गले में पहना जाने वाला आभूषण जो है वो कौन सा है। तिमणियां है, कर्णफूल है, नोगरी है या राखड़ी है। बताइए कौन सा आभूषण है जो महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। कई बार गला आ जाता है, कई बार गर्दन आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख ही रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा तिमणिया। ठीक है, हाँ। एक याद रखिएगा शब्द नोगरी है और एक शब्द नेवरी है। नेवरी याद रखिएगा पैरों का आभूषण है और नोगरी हाथों का आभूषण है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार समुदाय के बीच पश्चिमी राजस्थान में मोरचंग जूझ हॉर्प विशेष रूप से लोकप्रिय है। एक वाद्य यंत्र का नाम दे रखा है और वो वाद्य यंत्र है मोरचंग। मोरचंग जिसे आप कहते हैं जूझ हॉर्प, पूछा यह भी जाता है। मोरचंग या जिसे आप कहते हैं जूझ हॉर्प, ये दोनों होठों के बीच मुंह में लेकर बजाते हैं। इसीलिए पहली बात तो ये मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो याद रखिएगा सुशीर वाद्य यंत्र है। और सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र यही है, मोरचंग या जिसे आप कहते हैं जूझ हार्प, याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कौन सी समुदाय के बीच विशेष लोकप्रिय है। भोपा है, शहरिया है, नट है या लंगा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, लंगा। भोपों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। पूछा जाता है आपको कि फड़ का वाचन निम्न में से करते हैं, तो याद रखिएगा फड़ का वाचन भोपे ही करते हैं। फड़ का वाचन कौन करते हैं, भोपे करते हैं। ठीक है, लीजिए आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वीर तेजाजी का मुख्य मंदिर राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। वीर तेजाजी, बताइए। देखिए वीर जो तेजाजी महाराज हैं और वीर तेजाजी जो हैं, इससे संबंधित जो जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में चर्चा कर देता हूं। देखिए सबसे पहले तो वीर तेजाजी की जो जन्मस्थली है वो कौन सी है, तो आप कहेंगे सर वीर तेजाजी की जो जन्मस्थली है वो है आपके, याद रखिएगा खरनाल गांव। और आप सब जानते हैं कि खरनाल कहां पर है, याद रखिएगा नागौर में। दूसरा बिंदु है इनसे रिलेटेड, वो है कि वीर तेजाजी की जो कर्मस्थली है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा वो है आपके बांसी दुगारी। और बांसी दुगारी जो है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा बूंदी में। बांसी दुगारी जो है वो कहां पर है, बूंदी में। उसके बाद में फिर वीर तेजाजी जो हैं, इनका जो ससुराल है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा पन्नेर। पन्नेर जो है वो कहां पर है आपके, तो आप कहेंगे सर अजमेर। ये लो ससुराल है पन्नेर, पन्नेर है आपके कहां पर, अजमेर में। अगली बात, ये जो वीर तेजाजी हैं इनको वासक नामक जो नाग था उन्होंने कहां पर डसा था, तो वैसे तो शरीर के जिस अंग पर डसा था वो थी जीवा, जीभ पर, लेकिन वो स्थान कौन सा था, तो याद रखिएगा वो था आपके सेंद्रिया। स्थान कौन सा था, सेंद्रिया। लेकिन पूछा जाए कि तेजाजी की मृत्यु जो स्थली है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा वो है सुरसुरा। कौन सी है, सुरसुरा, अजमेर। और उसके बाद में वीर तेजाजी का जो पशु मेला है वो निम्न में से कहां पर भरता है, तो याद रखिएगा वो भरता है परबसर। तो वीर तेजाजी से संबंधित ये 6 स्थल तो बड़े महत्वपूर्ण हैं, कई बार एग्जाम के अंदर आए हैं।
और आप सब जानते ही हैं मारवाड़ क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय देवता है, मारवाड़ क्षेत्र के लोकप्रिय देवता वीर तेजाजी, जिनकी घोड़ी का नाम आप सब जानते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा आप ही, ठीक है, मैं तो क्या ही बताऊं, आप बताना। और वीर तेजाजी जो हैं, याद रखिएगा ये किन के अवतार हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा भगवान शिव के अवतार हैं ये वीर तेजाजी। वीर तेजाजी ने, याद रखिएगा, किन के गायों की रक्षा की थी, तो लाछा गुजरी के गायों की रक्षा की थी। आज वीर तेजाजी को हम, याद रखिएगा, गोरक्षक के रूप में, इनको नाग देवता के रूप में, और बड़ी महत्वपूर्ण बात, कालिया बालिया के देवता के रूप में भी पूछते हैं, कालिया बालिया का देवता, याद रखिएगा। तो इनके ये जन्मस्थली, क्रमस्थली, ससुराल, मृत्युस्थली, पशु मेला और वासक नामक नाग द्वारा कौन से स्थान पर डसा गया था, ये और ये कुछ विशेष बातें जो इनसे रिलेटेड आती है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि मुख्य मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर है, तो वैसे तो खरनाल के अंदर है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो परबतसर। एक बार पूछा गया था कि परबतसर वाला जो मंदिर है वो कौन से महाराजा ने बनाया था, तो याद रखिएगा मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह ने तेजाजी का जो मंदिर है ना परबतसर में, वो बनाया था, याद रखना आप, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए आगे अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने, ये रहा, पूछा जा रहा है लीजिए कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रणकपुर जमई बांध महोत्सव 2025 मनाया गया। अब मेरे हिसाब से ये बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जैसे पूछा गया था कि आभानेरी उत्सव जो है वो कौन से जिले में मनाया गया, तो आभानेरी आप सब जानते हैं कहाँ पर है, दौसा में। जैसे एग्जाम ने पूछा था एग्जामिनर द्वारा कि मत्स्य उत्सव निम्न में से कौन से जिले में था, तो अलवर के अंदर। यहाँ पर पूछ रहा है रणकपुर जमई बांध, आप सब जानते हैं कहाँ पर है ये, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, पाली के अंदर है ये, ठीक है। अगली बात, अब देखिए अगली बात है आपके सामने कि राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही दे रखा है, यहां पर ध्यान दीजिए, सही है ना, वो ही पूछा है। ये कम उपजाऊ है, आप कहेंगे नहीं सर, जलोढ़ मिट्टी तो राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन ये कह रहा है कम है, तो ये तो गलत दे रखा है। ये मिट्टी गेहूं, कपास, सरसों और तंबाकू के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? पूर्वी मैदान में है और उपयुक्त है, ये गलत दे रखा है। ये कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, लोहे तत्वों से भरपूर है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, बात सही है, N2 की तो कमी ही है, चाहे जलोढ़ हो और चाहे आपके कौन सी हो, काली हो। इसे रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं, रेगूर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी को आप कछारी मिट्टी कहते हैं, इसे आप दोमट मिट्टी कहते हैं, इसे डेल्टाई मिट्टी कहते हैं, इसे आप बाढ़ वाली मिट्टी कह सकते हैं। तो ये भी क्या है, गलत। तो सही पूछा गया था, सही केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला, अगला है आपके सामने कि राजस्थान की जलवायु को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है, यानी राजस्थान की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखिए, समुद्र से दूरी और समुद्री तल से ऊंचाई, ये दोनों ही प्रभावित करते हैं। अक्षांशीय स्थिति, याद रखिएगा, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, देशांतरी स्थिति प्रभावित नहीं करता है। पवन की दिशा बिल्कुल राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, लेकिन राज्य में बोली जाने वाली बोलियां जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या है, याद रखिएगा, डी इज करेक्ट। अगला है, अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है, राजस्थान में 2024 में मानसून सीजन जून से लेकर सितंबर होता है, के दौरान
किस महीने में दीर्घावधि औसत वर्षा का सबसे कम प्रतिशत दर्ज किया जाता है? यानी कि मानसून वर्षा ऋतु आप जानते हैं जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में रहती है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा महीना है जिसके अंदर औसत वर्षा जो होती है उससे भी कम प्रतिशत दर्ज की जाती है? तो आप कहेंगे सर वह है जून माह, क्योंकि 15 जून के आसपास हमारे राजस्थान में क्या है, मानसून का आगमन होता है। और सबसे पहले मानसून आप जानते हैं कौन सा आता है, अरब सागरीय मानसून। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के 12 क्षेत्र में स्थित है? 12 वाला कौन सा है? देखिए, रामसागर वन्यजीव अभयारण्य है आपके धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर के अंदर। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपके कहां पर है? अलवर के अंदर। वन विहार जो है ये भी आपके कहां पर है? धौलपुर के अंदर। और शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपके कहां पर है? याद रखिएगा 12 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला है, अगला आपके सामने कि मनसा माता संरक्षण रिजर्वे जो है, यानी कि मनसा माता जो कंजर्वेशन रिजर्वे है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो आप कहेंगे सर मनसा माता कंजर्वेशन जो रिजर्वे है वो है आपके, याद रखिएगा, झुंझुनू में। अक्सर कंजर्वेशन रिजर्वे से रिलेटेड जरूर आता है, जिसके अंदर देखो दो तो नागौर वाले भी आप याद रखें, काफ़ी बार आए हैं। एक तो गोगेलाव और एक रोड टू कंजर्वेशन रिजर्वे राजस्थान के कौन से? तो याद रखिएगा नागौर में। एक याद रखिएगा देश का प्रथम कुर्जा जो कंजर्वेशन रिजर्वे है वो कहाँ पर है? तो याद रखिएगा खिंचन में। खिंचन आप सब जानते ही हैं, जून 2025 के अंदर रामसर साइड में शामिल किया गया। तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, आगामी एग्जाम में। और इसके साथ में मेनार गांव को भी शामिल किया गया था, याद रखिएगा, उदयपुर वाला। ठीक है, तो वो भी खास है। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी झील अलवर राजस्थान में स्थित है? इनमें से कौन सी झील जो है वो अलवर के अंदर है? पहला ऑप्शन है सिल्लीसेठ झील। आप कहेंगे सर सिल्लीसेठ झील, जिसे हम राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सी झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा गया है? सिल्लीसेठ झील, जो कि आपके कहां पर है? राजस्थान के अलवर जिले में। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। आप सब जानते हैं कि माही नदी का उद्गम जो है वो कहां से होता है? तो आप कहेंगे सर एमपी राज्य से। उसके बाद में फिर प्रवेश कौन से राज्य में? फिर होता है आपके, याद रखिएगा, राजस्थान। उसके बाद में फिर ये कहाँ जाती है आगे प्रवाह क्षेत्र? तो याद रखिएगा वो है आपके गुजरात। यानी कि एमपी, राजस्थान और गुजरात के अंदर किसका? माही का। एमपी से निकलती है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। किसका हिस्सा नहीं है? तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश का। याद रखिएगा, माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, यूपी नहीं है। अगला, अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? लीजिए, राजस्थान की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 5.66%। जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो याद रखिएगा वो आता है 10.41%। भाई राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो आपके सामने ये रहा, वर्ग किलोमीटर में, है ना। तो हमेशा ही पूछा जा रहा है और इस बार ऐसे पूछ लिया कि राजस्थान की जो जनसंख्या है वो भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 5.66%। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए कि राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? राणा प्रताप सागर बांध। आप कहेंगे सर राणा प्रताप सागर जो बांध है वो वैसे तो बना हुआ तो है कहां पर? रावत भाटा चित्तौड़गढ़, याद रखिएगा, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, इंपॉर्टेंट। और
कौन सी नदी पर है? तो आप कहेंगे सर ये है चंबल नदी पर। याद रखिएगा, राजस्थान में भराव क्षमता के आधार पर, भराव क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बांध है ये। ठीक है, तो ये कौन सी नदी पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज अ करेक्ट आंसर, चंबल नदी पर। आगे आगे है आपके सामने, लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में सागवान के वृक्षों का वन सर्वाधिक पाया जाता है। सागवान आप सब जानते हैं हमारे राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली इमारती लकड़ी है ये सागवान। और सागवान के वन जो हैं वो राजस्थान के अंदर आपको मिलेंगे, खासकर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी के अंदर भी। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उसमें हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। एक तो सागवान, और एक आपको पूछा जाता है राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो याद रखिएगा माउंट आबू क्षेत्र में, माउंट आबू में। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया वो था सागवान के वन, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे सेशन के क्वेश्चन, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही खास रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में इसी प्रकार और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, आपकी तैयारी को और शानदार करने के उद्देश्य को लेकर। तब तक के लिए मस्त रहिए, तैयारी में व्यस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।